हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट में आज हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट्स हैं: मीनिंग ऑफ पेरोल, व्हाट इज पेरोल मैनेजमेंट, मॉडल्स ऑफ पेरोल मैनेजमेंट, methods of payroll management, and last one is process of payroll management. पहले हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ पेरोल। पेरोल is used by organizations and companies to perform day-to-day staff management activities. It is a process which includes salary-related information of a particular employee, updating them in a timely manner and disbursing salary within a time period to the employee accounts. पेरोल यानी पेरोल का उपयोग संगठनों और कंपनियों यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज के द्वारा किया जाता है। इसमें जो स्टाफ मैनेजमेंट के जो एक्टिविटीज होते हैं, उनकी जो डे टू डे परफॉर्मेंस होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया यानी यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कर्मचारी के वेतन संबंधी जानकारी होती है, मतलब एम्प्लॉय के जो सैलरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसे समय समय पर अपडेट करना होता है और एम्प्लॉय के खाते मतलब एम्प्लॉय का जो अकाउंट होता है उसमें समय के भीतर मतलब टाइम से पहले उस सैलरी के उनका जो सैलरी का यानी वेतन का जो भी अमाउंट होता है उसको टाइमली डिपॉजिट करना होता है। तो उसे हम पेरोल कहते हैं। Next है what is the payroll management? Payroll management is the entitles a company's administration and implementation of payroll functions. That is to record employee information and manage payments, as well as track hours, manage leave, incentives and deductions, among other payroll administration responsibility. पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है? यहाँ पेरोल मैनेजमेंट यह कंपनी के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन को दर्शाता है। यानी यह कर्मचारी के इंफॉर्मेशन की जानकारी रखता है। कर्मचारी की इंफॉर्मेशन यानी एम्प्लॉय की जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं या उनके जो प्रोफेशनल या उनके ऑफिशियल डिटेल्स होते हैं उनकी जानकारी रखता है, और पेमेंट यानी उनके जो सैलरी रिलेटेड चीज़ें होते हैं उसको मैनेज करता है। मैनेज करने के साथ साथ वो अन्य प्रशासन जिम्मेदारियों यानी जो एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय के वर्किंग आवर को ट्रैक करना, उनके लीव को मैनेज करना, उनका जो इंसेंटिव और डिडक्शन का रिकॉर्ड रखना, अगर उन्होंने कंपनी से एडवांस या लोन लिया हो तो उसकी जानकारी रखना, देन उनका पीटी, टीडीएस, पीएफ, ईएसआई, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन सब चीज़ों को मैनेज करना, ये सब पेरोल मैनेजमेंट में होता है, तो जिसे हम पेरोल मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ पेरोल मैनेजमेंट। मॉडल्स ऑफ पेरोल मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है एम्प्लॉय प्रोफाइल। एम्प्लॉय प्रोफाइल शैल इंक्लूड द पर्सनल प्रोफाइल. It includes family details, qualification and education details, and official profile. It includes previous company name, duration of working, designation while entering the company, and last designation while leave the company, salary drawn in the previous company. The comprehensive feature captures all the employee related data. एम्प्लॉय प्रोफाइल, इसमें एम्प्लॉय प्रोफाइल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सनल प्रोफाइल, दूसरा ऑफिशियल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में आता है कि एम्प्लॉय का फैमिली डिटेल, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एजुकेशन, ये होता है पर्सनल प्रोफाइल। ऑफिशियल प्रोफाइल में आता है कि इसमें एम्प्लॉय का प्रीवियस कंपनी का नाम क्या था, उसका ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग यानी उसने कितने दिन उस कंपनी में काम किया है, डेजिग्नेशन उसका क्या था जब उसने कंपनी ज्वाइन किया था, उसका लास्ट डेजिग्नेशन क्या था जब उसने कंपनी छोड़ा था, देन उसका सैलरी कितना था उस कंपनी में। तो ये जितने भी डिटेल्स होते हैं पर्सनल और ऑफिशियल के, जितने भी ये जो प्रोफाइल होते हैं, इन सब का जो भी डाटा होता है उसे एम्प्लॉय रिलेटेड डाटा मतलब एम्प्लॉय का जो भी डाटा होता है उसमें स्टोर या मेंटेन करना पड़ता है। तो ये था एम्प्लॉय प्रोफाइल। देन सेकंड इज लीव मैनेजमेंट सिस्टम। When an employee applies for leave, he can knows how many leaves are in balance. Casual leave, privilege leave, sick leave. Through a leave management system, he can categorize leave, paid leave, unpaid leave. The management allocates the number of days for each category of leave in 1 year. We can also set the carry forward limits for leaves. Leave management system.
इसका मतलब होता है जब कोई कर्मचारी छुट्टी के लिए छुट्टी के लिए जब वो अप्लाई करता है तो वो छुट्टी लीव मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से निर्धारित किया जाता है कि कितने लीव अभी तक उसके बाकी होते हैं। मतलब उसने एक साल में जितने भी लीव लिया होता है उससे कितना लीव उसका अभी तक बैलेंस है। तो ये जो लीव होते हैं अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट वो डिफरेंट लीव में डिवाइड होते हैं, जैसे कि कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, सिक लीव या फिर अनपेड लीव या अनपेड लीव। पेड लीव क्या होता है कि जब साल भर में कोई एम्प्लॉय के कुछ लीव बच जाते हैं तो उस बचे हुए लीव मतलब जो लीव बैलेंस में रहता है वो जो बैलेंस में जो लीव रहता है उसको उस लीव बैलेंस का कंपनी कुछ अमाउंट एम्प्लॉय को देती है क्योंकि उसने वो लीव को यूटिलाइज नहीं किया है। और अनपेड लीव यानी उसने सारे लीव को यूटिलाइज कर लिए हैं तो उसका कोई पेमेंट नहीं बनता है, तो उसको अनपेड लीव कहते हैं। तो मैनेजमेंट के अनुसार साल भर में जितने भी लीव होते हैं उनको ये जो डिफरेंट टाइप के लीव होते हैं उसमें कैटेगराइज किया जाता है। वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस लीव मतलब कौन कौन सा लीव कितने कितने दिन का होना चाहिए। तो एक दूसरा भी मतलब एक क्राइटेरिया होता है कंपनी में कि अगर कुछ लीव बच जाते हैं साल भर में, मतलब कुछ एम्प्लॉय ने कुछ लीव को यूटिलाइज नहीं किया होता है तो वो लीव क्या होता है वो नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर में जब नए लीव उनके स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें ये पुराने लीव को जो प्रीवियस ईयर के जो भी लीव होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी की कंपनी क्या मतलब डिसाइड करती है कि उनको कौन सा लीव उनकी कंपनी को सुटेबल है या नहीं है। तो ये था लीव मैनेजमेंट सिस्टम। देन थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। Employees are assigned to different shifts. Note, it doesn't matter if there is just single shift in the office. The management can define such shift as shift name, shift number, shift hour, shift start timing and end timing, late coming limit and late sitting limit, overtime in minutes, break time, lunch, breakfast, etc. And weekly off can be any day in the week. टाइम मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि कर्मचारी को अलग अलग शिफ्ट में लगाया जाता है। शिफ्ट को मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि शिफ्ट का नाम क्या होना चाहिए, जैसे कि मतलब हाँ क्या होना चाहिए, जैसे कि डे शिफ्ट होना चाहिए या नाइट शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट। शिफ्ट का नंबर होता है जैसे कि शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 या फिर हम इसको ABC शिफ्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। देन शिफ्ट का आवर क्या होना चाहिए, कितने घंटे का शिफ्ट होना चाहिए, 8 घंटा, 12 घंटा, 11 घंटा, तो वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। देन शिफ्ट का स्टार्टिंग टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसका एंडिंग टाइमिंग क्या होना चाहिए। देन लेट कमिंग का लिमिट क्या होना चाहिए, लेट सिटिंग का लिमिट क्या होना चाहिए। देन ओवर टाइमिंग का क्या प्रोसीजर होना चाहिए। देन ब्रेक टाइमिंग कितने मिनट का ब्रेक होना चाहिए, जैसे कि लंच हुआ कितने मिनट का, ब्रेकफास्ट कितने मिनट का या फिर डिनर कितने मिनट का होना चाहिए। देन वीकली ऑफ जो होता है वो 7 दिन में एक दिन वीकली ऑफ होना चाहिए, तो वो कौन से दिन होना चाहिए। तो ये सब मैनेजमेंट डिसाइड करता है। देन कुछ कंपनियों का शिफ्ट होता है नॉर्मल शिफ्ट होता है जैसे कि 10 से 7। तो ये था टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। देन फोर्थ वन इज पेरोल मैनेजमेंट। Payroll management gives your management the flexibility of creating salary heads, salary formulae, professional tax slab, creating own salary structure, and finally simple click pay slip generation. पेरोल मैनेजमेंट में HR डिपार्टमेंट के द्वारा एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है, जिसमें कि सैलरी अहेड को किया जाता है। सैलरी अहेड माने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि बेसिक हुआ, हाउस रेंट अलाउंसेस हुआ, स्पेशल अलाउंसेस हुआ, मेडिकल अलाउंसेस, कन्वीनियंस एक्सेट्रा। इसके बाद इसमें PT, PS, प्रोफेशनल टैक्स, ESI, इनकम टैक्स जैसे इन सब टैक्स को भी दिखाना पड़ता है, उसमें ऐड किया जाता है। इन सब को ऐड करने के बाद जो भी फाइनल अमाउंट निकलता है एम्प्लॉय का, जो भी नेट सैलरी अमाउंट निकलता है, वो निकलने के बाद मतलब एम्प्लॉय के अकाउंट में डिपॉजिट होने के बाद देन सैलरी स्लिप को जनरेट किया जाता है। तो ये था पेरोल मैनेजमेंट। देन फिफ्थ है एम्प्लॉय ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स।
Through this model, the employee can be promoted, demoted, transferred to a different branch, or just simple given an increment through improved grade. The past history of the salary structure is kept in records and is available for presenting it to the management in the future. एम्प्लॉय ट्रांसफर प्रमोशन इंक्रीमेंट में क्या होता है? इस मॉडल के माध्यम से कर्मचारी को प्रमोट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस, उसको डिमोशन यानी डिमोट भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस, उसे डिफरेंट ब्रांच यानी अलग शाखाओं में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जाता है डिफरेंट ब्रांच टू डिफरेंट ब्रांच टू अदर ब्रांच किया जाता है। जिन शाखा यानी ब्रांच में उन्हें ट्रांसफर करते हैं उस ब्रांच के कुछ ग्रेड सिस्टम यानी उस ब्रांच के कुछ पेरोल सैलरी के कुछ ग्रेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू इस ग्रेड मतलब उस ग्रेड के अनुसार ही उसको इंक्रीमेंट दिया जाता है। उनके जो भी पास्ट सैलरी डिटेल्स होते हैं उसे रिकॉर्ड में रखा जाता है जिससे कि इन फ्यूचर में भविष्य में मैनेजमेंट के सामने उनके सैलरी जो भी रिकॉर्ड या डिटेल्स होते हैं उसको प्रस्तुत या प्रेजेंट किया जा सके। तो ये था एम्प्लॉय ट्रांसफर प्रमोशन इंक्रीमेंट। देन सिक्स्थ है एचआरडी प्रोसीजर। एचआरडी प्रोसीजर लाइक्स बोनस, फाइनल सेटलमेंट, कैशेबल लीव, status, approvals of the leave application of the employees as well as the leave travel allowances applications of the employees are also included in HRD procedure। एचआरडी प्रोसीजर में क्या होता है कि इसमें बोनस, एम्प्लॉय का फाइनल सेटलमेंट, पेड लीव स्टाटस और अनपेड लीव स्टाटस को ध्यान में रखा जाता है। एम्प्लॉय के लीव एप्लीकेशन यानी छुट्टी की मंजूरगी को स्वीकृत देने यानी अप्रूवल देने के साथ साथ कर्मचारी के लीव ट्रैवल अलाउंसेस को भी एचआरडी प्रोसीजर में शामिल किया जाता है। तो ये था एचआरडी प्रोसीजर। देन सेवेंथ इज इनकम टैक्स मैनेजमेंट यानी टीडीएस। HR can maintain the tax deducted at source details after the employee gives his projection of for the financial year's investment. Income tax shall be deducted per month from the salary of the employee. Form 16 is generated for all the employees. इनकम टैक्स जो होता है वो एम्प्लॉय के द्वारा फाइनेंशियल ईयर का जो प्रोजेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू इस मतलब उस प्रोजेक्शन के अनुसार इनकम टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड जो भी डिटेल या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस एम्प्लॉय को एचआर डिपार्टमेंट को वो इनकम टैक्स वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जिससे कि उस एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्शन हो सके उसकी सैलरी से। जो पर मंथ का सैलरी उसको जाता है उससे उसका टैक्स डिडक्शन हो सके जो एचआर करता है। इसके लिए जो एचआर होता है वो एम्प्लॉय को फॉर्म 16 जनरेट करके देता है यानी फॉर्म 16 जनरेट किया जाता है फॉर द एम्प्लॉय के लिए। तो ये था इनकम टैक्स मैनेजमेंट। द लास्ट वन इज रिपोर्ट्स। आफ्टर completion of the above points, reports are generated then work on government forms such as ESI चालान, PF चालान and PT चालान। रिपोर्ट ये जो होता है वो इस मॉडल का लास्ट प्रोसीजर है। इन सब मॉडल्स को पूरा करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जाता है। फिर जो सरकारी फॉर्म होते हैं फाइनल रिपोर्ट करने के बाद जो भी मतलब जब हम एम्प्लॉय का सैलरी उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं उसे पे स्लिप प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो सरकारी फॉर्म होते हैं जैसे कि उनका जो ESI का हुआ, PF का हुआ, PT का, उन लोगों का जो भी शेयर कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर होता है उसको डिपॉजिट करने के लिए चालान पर काम किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट होता है वो इस मॉडल का सबसे लास्ट प्रोसीजर होता है। तो ये थे कुछ मॉडल्स ऑफ पेरोल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ पेरोल मैनेजमेंट। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ पेरोल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज एक्सेल। दिस इज द cheapest ऑप्शन फॉर पेरोल मैनेजमेंट। Startups and smaller companies mostly use this approach. This method involves developing a payroll management template which allows for calculations and the use of mathematical formula on Excel spreadsheets. Excel यानी यह एक ऐसा पेरोल मैनेजमेंट होता है जो सबसे सस्ता होता है, सस्ता विकल्प यानी ऑप्शन होता है जिसे छोटी कंपनी या स्टार्टअप कंपनी ही यूज करती हैं। इसे सैलरी बनाने के लिए यह जो एक्सेल शीट यूज करते हैं
उस एक्सेल सीट का जो स्प्रेडशीट होता है उसमें बनाया जाता है और इसे इसे एक्सेल के जो फॉर्मूले होते हैं उसके ज़रिए से ही सैलरी को कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के ज़रिए से ही हम सैलरी को कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको हम एक्सेल सीट कहते हैं। देन सेकंड इज आउटसोर्स्ड। This is an option for companies that have the resource. A company contracts a third-party payroll management service provider. For every cycle of payment, the company compiles and sends out an updated payment schedule to the payroll consultant for processing. The payroll consultant is responsible for reviewing and updating all payments and deductions due to each employee. आउटसोर्सिंग, इसका मतलब होता है कि यह उन कंपनियों के लिए एक ऐसा विकल्प होता है जिनके पास मैनपावर की मात्रा अधिक होती है। यह कंपनी अपना पेरोल किसी थर्ड पार्टी पेरोल मैनेजमेंट यानी जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको यह कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। इससे क्या होता है कि हर महीने कंपनी अपना जो भी एम्प्लॉई का सैलरी डिटेल होता है या डाटा होता है उसे उस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को भेजती हैं, जिससे कि वो थर्ड पार्टी यानी कंसल्टेंट उस पेरोल को प्रोसेसिंग कर सके ऑन टाइम से। पेरोल से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉई का जो भी डिडक्शन पेमेंट डिडक्शन हुआ होता है या पेमेंट रिलेटेड कुछ भी इशू होता है उसका सारा रिस्पॉन्सिबल वो थर्ड पार्टी लेती हैं। उसके पास वो सारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस पेमेंट किस एम्प्लॉय का क्या डिडक्शन हुआ है, क्या पेमेंट हुआ है, वो सारा डिटेल वो हैंडल करती हैं। तो ये था आउटसोर्स। देन थर्ड वन इज पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। This provides a simplified option for a company. There are several reliable applications for payroll management to choose from. Such software applications usually provide a template for the input of the employee details and relevant input factors. The size and composition of the company determine the best type of payroll software that is suitable for day-to-day operation. Payroll management software. इसका मतलब होता है कि कंपनी यह कंपनी के लिए एक सरल विकल्प यानी एक अच्छा बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, सिंपल ऑप्शन होता है जिससे कि यह बहुत सारे पेरोल रिलेटेड एप्लीकेशन जिसमें बहुत सारे पेरोल रिलेटेड एप्लीकेशन होते हैं, यानी यह एक प्रकार का पेरोल सॉफ्टवेयर होता है जिसे एम्प्लॉय को चूज़ करना पड़ता है कि वो किस सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहता है या किस सॉफ्टवेयर में काम करना चाहता है, जिसमें इस सॉफ्टवेयर में इजीली एम्प्लॉय का डिटेल को इनपुट कर सकते हैं, इनपुट इजीली उस डाटा को हम निकाल सकते हैं। तो यह जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही इजी होता है डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए, यानी इसमें डाटा को हम प्रॉपर वे में स्टोर कर सकते हैं, प्रॉपर वे में उस डाटा को हम मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कंपनियों के लिए। तो ये थे कुछ मेथड्स ऑफ पेरोल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ पेरोल मैनेजमेंट। There are three types of process in payroll management. First one is pre-payroll process. It involves setting up the salary structures, payroll cycle, gathering data of the entire month, validating the data, and then using the same to process the actual process, which is the step right after pre-payroll processing. Pre-payroll processing इसमें सैलरी को सिस्टम तरीके से सेटअप करना होता है। इसको सेटअप करने के लिए कुछ डाटा को जनरेट किया जाता है, जैसे कि इसमें एम्प्लॉय का जो नाम होता है, उसका एम्प्लॉय कोड, उसका डिवीज़न, उसका पोजीशन, उसका हेडक्वार्टर, देन पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, उसका अकाउंट नंबर और उसका पीएफ, ईएसआई, उसका नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितना दिन उसने काम किया, इन सब डिटेल को उस सिस्टम में सेटअप करना होता है। उसके बाद जो पेरोल साइकिल होता है वो कितने दिन का होना चाहिए, यानी कोई 30 डेज का होता है, कुछ 31 डेज, कोई 29 डेज, इसको भी उस स्ट्रक्चर में या उस सेटअप सिस्टम में सेटअप करना होता है। तो उसके बाद इन सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद
उन सब डाटा की जांच पड़ताल की जाती है, यानी वेरिफिकेशन किया जाता है कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद इस सैलरी प्रोसेस को फाइनली अप्रूव किया जाता है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो ये होता है प्री पेरोल प्रोसेस। देन सेकंड वन इज ड्यूरिंग पेरोल प्रोसेस। This stage involves salary calculation once all of the components have been evaluated, including PF, ESI, LWF, FPT, bonus, and statutory bindings and applicable taxes. Validation and verification of all amounts are done to ensure accuracy. During payroll process, इस स्टेज में सैलरी रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि बेसिक ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस, सॉरी HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस एक्सेट्रा, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब कंपोनेंट को भी उस डाटा में स्टोर करने के बाद उसमें जो PF, ESI हुआ, PT, बोनस, स्टैच्यूटरी, इन सबको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। के बाद इन सब डाटा को इंक्लूड करने के बाद फिर इसका भी वेरिफिकेशन किया जाता है फॉर द थर्ड प्रोसेस के लिए। तो ये होता है ड्यूरिंग पेरोल प्रोसेस। देन थर्ड इज पोस्ट पेरोल प्रोसेस। वेरीफाइड डाटा इज यूज्ड। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स कैलकुलेशंस, टैक्सेस, बोनस एंड डिडक्शन। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल amounts are done to ensure accuracy and avoid mistakes. पोस्ट पेरोल प्रोसेस, इसमें होता है कि इसमें जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया होता है उस डाटा को वेरीफाई किया जाता है, उसे एम्प्लॉय सैलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद उसे एम्प्लॉय की सैलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद इस स्टेज में कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर टैक्स की कटौती होती है, बोनस को ऐड किया जाता है, PF, ESI और PT का डिडक्शन को भी शामिल किया जाता है। ये सब होने के बाद सारे डाटा को मिलाकर फिर से दोबारा उसका वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि कोई गलतियां ना हो सके। उसके बाद एक फाइनल अमाउंट को निकाला जाता है या निकाला जाता है। उसके बाद उस अमाउंट, जो भी फाइनल नेट अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से निकला होगा, उस अमाउंट को उस एम्प्लॉय के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है ऑन द टाइम। तो ये होता है पोस्ट पेरोल प्रोसेस। तो ये था कुछ प्रोसेस ऑफ पेरोल मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।